जो इस विषय की आप कह सकते हैं बुनियादी बातें और जरूरी पहलू सामने लाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ जानकारी को दोहरा देना नहीं है। हमें समझना है कि भारत की ये जो धरोहर है, ये प्राकृतिक धरोहर, ये कैसे बनी है, कौन सी चीजें हैं जो इसे बनाती हैं या बिगाड़ती हैं, और सबसे जरूरी, इसे बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो क्यों इतनी अहम हो गई हैं आजकल। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये प्राकृतिक वनस्पति, ये है क्या चीज? सुनने में लगता है थोड़ा भारी शब्द है। हाँ लगता है, पर मतलब बहुत सीधा सा है। मतलब वो पेड़ पौधे जो किसी जमीन पर बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगते हैं, अपने आप ही बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। अच्छा, मतलब पूरी तरह कुदरती। हाँ, सब कुछ प्रकृति के नियमों से चलता है। और यहीं से बात ना थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जानकारी ये बताती है कि इनका उगना, इनका पनपना, ये कुछ खास चीजों पर निर्भर करता है। जैसे वहाँ का मौसम कैसा है, मतलब तापमान, हवा में नमी कितनी है, बारिश कितनी होती है और कब होती है, ठीक है। जमीन कैसी है, मतलब मिट्टी किस तरह की है, और वो इलाका खुद कैसा है, पहाड़ी है या मैदानी है। अच्छा, तो ये हो गए मुख्य खिलाड़ी, जलवायु, बारिश, मिट्टी और जमीन की बनावट, है ना? बिल्कुल, ये 4 मुख्य कारक हैं। और इन्हीं के मेलजोल से तय होता है कि कहाँ पर कैसे जंगल होंगे या कहाँ घास के मैदान मिलेंगे। एकदम सही। यही तो भारत की वनस्पति में इतनी विविधता का राज है। क्योंकि देखिए, भारत में हर जगह ये सारी स्थितियां एक जैसी तो है नहीं। कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है। हाँ, वो तो है। इसीलिए हमें कहीं तो एकदम घने हरे भरे जंगल मिलते हैं और कहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सूखी कांटेदार झाड़ियां। स्रोत भी यही कहते हैं कि इन कारकों का जो आपसी मेल है, वही भारत की वनस्पति को इतना रंग बिरंगा बनाता है। तो थोड़ा और समझते हैं इसको। ये कारक काम कैसे करते हैं? जैसे आपने कहा तापमान और नमी, इनका क्या असर होता है? देखिए, जहाँ गर्मी भी ज्यादा हो और हवा में नमी भी खूब हो, तो वहाँ पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए एक, आप कह सकती हैं, आदर्श माहौल मिल जाता है। अच्छा। पानी भी है, गर्मी भी है, दोनों भरपूर। तो ऐसे में पेड़ खूब ऊंचे होते हैं, घने होते हैं, पत्ते भी उनके बड़े होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप सोख सकें। जैसे उदाहरण के लिए सोचिए, जैसे हमारे पश्चिमी घाट के जंगल हैं या फिर पूर्वोत्तर के वर्षावन, वहां यही स्थिति होती है। समझ गया। और बारिश का पैटर्न आपने कहा था कब होती है, ये भी जरूरी है, सिर्फ मात्रा नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ साल भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। वहां तो सदाबहार वन, मतलब हमेशा हरे रहने वाले जंगल पनपते हैं। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां मॉनसून आता है, मतलब कुछ महीने तो जबरदस्त बारिश होती है। हाँ। और फिर एक लंबा सूखा मौसम आता है। ठीक। अब ऐसे में पेड़ क्या करते हैं, वो खुद को ढाल लेते हैं, सूखे मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अच्छा, पत्ते गिरा देते हैं। हाँ, ताकि पानी बचा सकें, पानी का नुकसान कम हो। यही जो है पर्णपाती वनों का आधार है। पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाले। वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है प्रकृति का। और मिट्टी का क्या? मतलब रेतीली मिट्टी है या फिर उपजाऊ काली मिट्टी, इससे भी फर्क पड़ता होगा? अरे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब जैसे रेतीली मिट्टी है, वो पानी को ज्यादा देर रोककर नहीं रख पाती। सही। तो वहां कैसे पौधे उगेंगे? वही जिन्हें कम पानी की जरूरत हो, जैसे कैक्टस है या कांटेदार झाड़ियां हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी होती है, वो घने जंगलों को सहारा दे सकती है। और जमीन की बनावट, पहाड़ या मैदान? हाँ, ये भी बहुत अहम है। पहाड़ों पर देखिए, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान गिरता जाता है। हाँ, ठंड बढ़ती जाती है। हवा पतली होती जाती है, मिट्टी की परत भी अक्सर पतली होती जाती है। इन सब का सीधा असर वहाँ की वनस्पति पर पड़ता है। मतलब ये सारे कारक अकेले काम नहीं करते, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क की तरह। बिल्कुल, एक जटिल नेटवर्क। पहाड़ों का ही उदाहरण है, ऊंचाई बढ़ी, तापमान गिरा, तो अलग तरह के पेड़ हो गए। और शायद ढलान की वजह से मिट्टी भी अलग किस्म की हो। वाह, एकदम सही कहा आपने। ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। और जानकारी ये भी बताती है कि समुद्र तल से ऊंचाई और भूमध्य रेखा से दूरी, जिसे अक्षांश कहते हैं, ये भी तापमान और सूरज की रोशनी को प्रभावित करते हैं। अच्छा। और उसका असर फिर वनस्पति पर पड़ता है।
तो इन सब चीजों के चलते भारत में फिर कितने मुख्य प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? सामग्री में शायद 5 प्रकार बताए गए थे। हाँ, मोटे तौर पर हम 5 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे। बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम। ये हमेशा हरे रहते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं। ये पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, पत्तों की कई परतें होती है, कैनोपी जिसे कहते हैं, इतनी घनी कि जमीन तक धूप भी मुश्किल से पहुंच पाती है। बाप रे। और ये मिलते कहाँ हैं? जहां साल भर खूब भारी बारिश होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, और गर्मी भी रहती है। जैसे कि जैसे पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है वहां, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और असम के ऊपरी हिस्सों में। अच्छा, यानी जहाँ पानी की कोई कमी नहीं, वहाँ प्रकृति एकदम खिल उठती है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन से हैं? दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अच्छा। और ये जानना जरूरी है कि ये भारत में सबसे बड़े इलाके में फैले हुए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा यही है। हाँ, इन्हें मॉनसूनी वन भी कहते हैं। मानसून वन क्यों? क्योंकि इनकी खासियत ये है कि ये सूखे मौसम में, जो आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते का होता है, अपने पत्ते गिरा देते हैं। ओ, अच्छा, वही पानी बचाने वाला तरीका। हाँ, बिल्कुल। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश तो होती है, मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच, लेकिन साल के कुछ महीने सूखे जरूर रहते हैं। समझ गया। ये पेड़ पानी की कमी के टाइम में अपनी जरूरतें कम कर लेते हैं पत्ते गिराकर। इनको भी हम पानी कितना मिलता है उस आधार पर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अच्छा, कैसे? एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती यानी मॉइस्ट डेसिडुअस। ये वहां मिलते हैं जहां थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। सागौन यानी टीक, साल, शीशम, महुआ, आंवला, ये यहाँ के मुख्य पेड़ हैं। और दूसरे? दूसरे हैं शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडुअस। ये वहां मिलते हैं जहां बारिश थोड़ी कम होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ टीक, साल के अलावा पीपल, नीम जैसे पेड़ मिलते हैं। ठीक है। और एक जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि खेती के लिए और बस्तियां बसाने के लिए ना, इन्हीं जंगलों की जमीन का बड़े पैमाने पर सफाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अक्सर मैदानी और पठारी इलाकों में मिलते हैं जहां पहुंचना और जमीन साफ करना आसान होता है। तो ये सबसे आम जंगल भी है और शायद इंसानी गतिविधियों से सबसे ज्यादा प्रभावित भी। हाँ, ये कहा जा सकता है। ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा है कांटेदार वन और झाड़ियां, फॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश बहुत ही कम होती है, मतलब 70 सेंटीमीटर से भी कम। यानी सूखे इलाके। हाँ, बिल्कुल सूखे। यहाँ पेड़ अक्सर छोटे रह जाते हैं बोने से, झाड़ियां ज्यादा होती हैं और पौधों में पानी बचाने के लिए खास तरह के अनुकूलन दिखते हैं। जैसे पत्तों की जगह कांटे होना ताकि पानी भाप बनकर कम उड़े, छाल मोटी होना, जड़ें बहुत लंबी होना ताकि जमीन में गहराई तक जाकर पानी ढूंढ सकें। अच्छा, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में दिखते हैं वैसे? हाँ, मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। अकेशिया यानी बबूल, खजूर, यूफोर्बिया, कैक्टस, ये यहाँ के आम पौधे हैं। समझ गया। अब चौथा प्रकार, ये पहाड़ों से जुड़ा लगता है नाम से, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट्स। बिल्कुल सही पकड़ा। पहाड़ों पर क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता जाता है, बारिश का पैटर्न भी बदलता है। फिर आप 1500 से 3000 मीटर के बीच जाएं तो वहां शंकुधारी पेड़ यानी कॉनिफरस ट्रीज मिलने लगते हैं। मतलब जिनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। हाँ, वही, जैसे पाइन यानी चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस। ये पेड़ ठंडी जलवायु के आदी होते हैं। और फिर और ज्यादा ऊंचाई पर जाएं, करीब 3600 मीटर से ऊपर, तो वहां अल्पाइन वनस्पति मिलती है। इसमें पहले तो घास के मैदान आते हैं जिन्हें अल्पाइन मीडोज या बुग्याल भी कहते हैं। बुग्याल, सुना है नाम। हाँ, बहुत खूबसूरत होते हैं। फिर झाड़ियां आती हैं और आखिर में बर्फीला इलाका शुरू हो जाता है जहां कुछ काई और लाइकेन जैसी चीजें ही उग पाती हैं। हिमालय में ये सारी परतें बहुत साफ साफ दिखती हैं। कमाल है। मतलब जैसे जैसे पहाड़ चढ़ो पूरी वनस्पति बदल जाती है। एक ही पहाड़ पर कई तरह के जंगल। बिल्कुल। अच्छा, और पांचवा, वो आखिरी प्रकार कौन सा था? वो है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स।
ये बहुत ही खास किस्म के जंगल है। खास क्यों? क्योंकि ये समुद्र के किनारों पर उगते हैं, ऐसी जगहों पर जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है और ज्वार भाटा आता है, मतलब पानी चढ़ता उतरता रहता है। ये खारे और दलदली पानी में उगते हैं। खारे पानी में पेड़? हाँ, और इनकी जड़ें वो बहुत घनी और उलझी हुई होती हैं, मिट्टी के ऊपर भी निकल आती हैं। जमीन के ऊपर जड़ें? क्यों? ताकि वो हवा से सांस ले सकें, क्योंकि दलदली मिट्टी में हवा कम होती है और ये उलझी हुई जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, कटने से बचाती हैं। अच्छा। सुंदरबन का नाम तो बहुत सुना है, क्या वो इसी का उदाहरण है? बिल्कुल। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और वो रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। हाँ, ये तो पता है। इसके अलावा गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टा इलाकों में भी ये मैंग्रोव वन मिलते हैं और ये तटों को ना समुद्री कटाव और तूफानों से बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक तरह से ये तट के रक्षक हैं। वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुए फिर। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये हो गए 5 मुख्य प्रकार: सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, पर्वतीय और मैंग्रोव। काफी विविधता है भारत में। स्रोत में इनको याद रखने का एक तरीका भी बताया गया था, शायद EDTM, कुछ ऐसा। हाँ, एक्रोनिम की तरह। E एवरग्रीन, D डिसिडुअस, T थॉर्न, M मॉन्टेन और M मैंग्रोव। ये बस जानकारी को व्यवस्थित रखने में थोड़ी मदद कर सकता है, खासकर जब इतनी सारी किस्में हों। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब इन जंगलों और वनस्पतियों में रहने वाले जीवों की बात करते हैं। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, ये क्या है और भारत में इनकी क्या स्थिति है? वन्य जीव मतलब वो सभी जानवर, पक्षी, रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े जो पालतू नहीं हैं और अपने प्राकृतिक घर में रहते हैं, यानी जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों में, झीलों में, जहां भी उनका प्राकृतिक आवास है। ठीक है। और सामग्री ये बताती है कि भारत इस मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। हाँ, बहुत समृद्ध है। यहाँ करीब 90,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 90,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, यकीन नहीं होता। कुछ जाने माने उदाहरण देंगे? हाँ, क्यों नहीं। जैसे हाथी हैं, वो कई राज्यों में मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा, वो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली जंगलों की शान है। हाँ, काजीरंगा। बिल्कुल। ऊंट आपको रेगिस्तान में मिलेंगे, जंगली गधे कच्छ के रण में। हाँ। बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, वो देश के कई हिस्सों में है। और शेर सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में मिलते हैं। एशियाई शेर का वो एकमात्र घर है। अच्छा, सिर्फ गिर में? हाँ, एशिया में सिर्फ वहीं। फिर हिम तेंदुए हैं जो बर्फीले हिमालय में रहते हैं। इनके अलावा हिरणों की तो कई किस्में हैं, बंदर हैं, लंगूर, भालू, भेड़िए, लिस्ट बहुत लंबी है। और पक्षी? मोर का जिक्र तो आता ही है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हाँ, बिल्कुल। भारत में पक्षियों की भी करीब 2000 प्रजातियां हैं। 2000? जी। तोते, कबूतर, मैना, बत्तखें, सारस, बाज, चील, मतलब रंगों और आवाजों की एक अलग ही दुनिया है। लेकिन ये सिर्फ देखने में सुंदर है, ऐसा नहीं है। इनका होना, इनका अस्तित्व में रहना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों? क्या भूमिका है इनकी? मतलब जंगल में है, ठीक है। यहीं पर बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र की या इकोसिस्टम की। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी प्राकृतिक इलाके में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और वहाँ का जो भौतिक वातावरण है, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, ये सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र। वन्य जीव इस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण दे सकती हैं? कई तरह से। जैसे कुछ जानवर और पक्षी फूलों का परागण करते हैं, पॉलिनेशन, जिससे पौधों में फल और बीज बनते हैं। कुछ जानवर फलों को खाकर उनके बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। इससे नए पौधे उगते हैं, जंगल फैलता है। अच्छा, बीज फैलाने का काम भी करते हैं। हाँ। फिर जो शिकारी जानवर होते हैं, वो दूसरे जानवरों की आबादी को काबू में रखते हैं। ये सब खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का हिस्सा है। कौन किसे खाता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सिस्टम में बना रहता है। अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूटती है ना, तो पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। ओहो, तो मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनका सिर्फ होना ही अपने आप में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इनका अस्तित्व ही संतुलन का आधार है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इनका सांस्कृतिक महत्व भी है और आर्थिक भी। वन्य जीव पर्यटन से कितने लोगों को रोजगार मिलता है और हमें प्रकृति के करीब जाने का मौका मिलता है। हाँ, ये बात भी सही है।
लेकिन ये भी सच है कि आजकल इन पर खतरा भी बहुत बढ़ गया है ना? हाँ, खतरा तो है, इसमें कोई शक नहीं। तो इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, खतरे कई तरह के हैं। जंगलों के कटने से इनके घर छिन रहे हैं, अवैध शिकार एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण भी इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सामग्री बताती है कि 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, 1972 में। हाँ। ये शिकार पर रोक लगाता है और जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी कानूनी नींव रखता है। संरक्षित क्षेत्र मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज? हाँ, बिल्कुल। भारत में अभी 100 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है और 500 से ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी स्थापित किए गए हैं। इन जगहों पर जीवों और उनके घरों को, उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा मिलती है। ठीक है। इनके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं। ये काफी बड़े इलाके होते हैं और इनमें कोशिश होती है कि प्रकृति और इंसान साथ साथ रह सकें, एक संतुलन बना रहे। अच्छा, कुछ खास जानवरों को बचाने के लिए भी अलग से योजनाएं हैं, जैसे बाघों के लिए सुना है? हाँ, बिल्कुल है। प्रोजेक्ट टाइगर जिसका आपने जिक्र किया, वो 1973 में शुरू हुआ था। ये बाघों को बचाने के लिए शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी हद तक सफल कार्यक्रम रहा है। इसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए है, गैंडों के लिए, घड़ियालों के लिए, हिम तेंदुओं के लिए, इन सब के लिए विशेष प्रयास चल रहे हैं। स्त्रोत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का जिक्र था और उनको याद रखने की एक ट्रिक भी बताई थी, जी का गिर सुंदर। क्या ये सही है? हाँ, वो ट्रिक कुछ सबसे जाने माने और महत्वपूर्ण पार्कों को याद रखने के लिए है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क, बाघों के लिए मशहूर। हाँ। काजीरंगा असम में एक सींग वाले गैंडे का मुख्य घर। ठीक। गिर गुजरात में एशियाई शेरों का एकमात्र ठिकाना। ओके। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव के लिए जाना जाता है। ये ट्रिक बस इन्हें याद रखने में थोड़ी मदद कर सकती है। हाँ, ये तो काम की चीज है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, मतलब जो बिना इंसानी मदद के उगती है, और भारत में इसकी इतनी विविधता क्यों है। तापमान, बारिश, मिट्टी, जमीन की बनावट, ये सब कारक हैं। हाँ, और हमने भारत में पाए जाने वाले 5 मुख्य प्रकार के वनों को देखा: सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, पर्वतीय और मैंग्रोव। उनकी खासियतें क्या हैं, वो कहाँ मिलते हैं। फिर हमने भारत की जो समृद्ध वन्यजीव संपदा है उसकी बात की, और ये भी समझा कि इकोसिस्टम में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और आखिर में हमने उनके संरक्षण के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जैसे नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, उन पर भी बात की। बिल्कुल। और देखिए, समाद्री हमें बार बार एक बात याद दिलाती है कि ये सब कुछ, ये जंगल, ये जानवर, ये नदियां, ये पहाड़, ये सब एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल है ये, जहां हर धागा जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद यही आज की चर्चा का सबसे अहम सवाल भी है, कि जब हम विकास की बात करते हैं या अपनी जरूरतों को पूरा करने की सोचते हैं, तो इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है, उसे हम कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या हम वाकई उस कीमत को समझते हैं जो इस संतुलन के बिगड़ने पर हमें या आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है? बहुत गहरा सवाल है ये, वाकई। ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सिर्फ हमारी धरती की सुंदरता नहीं बढ़ाते, ये तो जीवन का जो पूरा ताना बाना है उसका अटूट हिस्सा है। इन्हें समझना और इन्हें सहेजना ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, ये हम सब की, मतलब समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। शायद यही सोच हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ बेहद खास इलाकों की, हमारे संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरियाज। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक दस्तावेज है इंडियाज प्रोटेक्टेड एरियाज नाम से, तो उसी से हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद ये है कि समझें कि ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आखिर हैं क्या, इनमें फर्क क्या है और ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, और ये बात शुरू करने से पहले ये सोचना भी जरूरी है कि आखिर इनकी जरूरत पड़ी क्यों, है ना? सही बात है।
क्यों जरूरत पड़ी? असल में देखिए, हमारी धरती, जंगल, जानवर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसानी गतिविधियां बढ़ी, मतलब जंगल काटना, शिकार बढ़ना। बिल्कुल, जंगल कटे, जानवरों का शिकार हुआ और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी प्रजातियां खतरे में आ गईं। कुछ तो मतलब खत्म होने की कगार पर पहुंच गईं। ओह, तो इसी वजह से अपनी इस कीमती धरोहर को बचाने के लिए सरकार ने कुछ खास इलाकों को कानूनी तौर पर सुरक्षा दी। अच्छा। यही इलाके हैं संरक्षित क्षेत्र, ताकि प्रकृति और वन्य जीव वहां महफूज रह सकें। तो ये संरक्षित क्षेत्र मतलब एक तरह की सेफ जगह, पर इनमें होता क्या है खास? हाँ, दस्तावेज कहता है कि ये सरकार तय करती है और यहाँ पेड़ काटना या जानवरों को मारना सख्त मना होता है। जी। मकसद है प्रकृति को बचाना, और इनको समझने के लिए मोटे तौर पर 3 तरह के हैं ये। हाँ, 3 मुख्य प्रकार हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य जिन्हें वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कहते हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके। और इन तीनों का जो बुनियादी मकसद है वो एक ही है, प्रकृति और वन्यजीवों को उनके घर में सुरक्षित रखना। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे अपने लिए भी जरूरी है। हमारे लिए कैसे? अरे, पर्यावरण का संतुलन, साफ हवा, पानी, मिट्टी, ये सब कहीं न कहीं इन जंगलों, इन प्राकृतिक व्यवस्थाओं से ही तो जुड़ा है। बात तो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, नेशनल पार्क्स। इनमें क्या खास है? देखिए, नेशनल पार्क्स जो हैं वो संरक्षण के मामले में सबसे सख्त होते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ जानवर नहीं, अच्छा। बल्कि पेड़ पौधे, जंगल, मिट्टी, पानी, मतलब पूरा का पूरा जो प्राकृतिक माहौल है उसकी सुरक्षा पर जोर होता है। तो यहाँ मतलब कोई भी इंसानी दखल, जैसे खेती करना या पशु चराना, शिकार तो खैर होगा ही मना। हाँ, शिकार तो बिल्कुल मना है, पर उसके अलावा खेती, चराई, यहाँ तक कि गिरी हुई लकड़ी उठाना भी सब मना होता है। सब कुछ मना। जी। कोशिश यही रहती है कि जंगल और वहां का जीवन बिल्कुल अपनी कुदरती शक्ल में बना रहे, बिना किसी बाहरी छेड़छाड़ के। इसे एक तरह का फुल प्रोटेक्शन जोन कह सकते हैं फिर तो। हाँ, बिल्कुल, एक सुरक्षित किला समझिए प्रकृति का। लक्ष्य यही है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन्यजीव और पूरा इकोसिस्टम मतलब किसी जगह के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और उनका आपस का रिश्ता, बिल्कुल, उस पूरे सिस्टम को बचाना और संतुलित रखना। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत में ये सोच काफी पुरानी है। हाँ, ये वाकई में गौर करने वाली बात है। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, हाँ, उत्तराखंड में, हाँ सुना है, वो 1936 में ही बन गया था। बाघों के लिए बहुत मशहूर है। 1936 मतलब आजादी से भी पहले। कमाल है। जी, ये दिखाता है कि उस समय भी प्रकृति का महत्व समझा गया था। खैर, कॉर्बेट के अलावा भी बहुत मशहूर पार्क हैं। जैसे असम का काजीरंगा है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हाँ, गैंडे वाला। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, रॉयल बंगाल टाइगर, और वो खास मैंग्रोव जंगल है वहाँ। मैंग्रोव वाले। और गुजरात का गिर, हाँ, वो तो एशियाई शेरों का अकेला घर है। और इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। हाँ, जानकारी के हिसाब से 2025 तक देखें तो करीब 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में। 106, ठीक है। तो ये हो गए नेशनल पार्क, सख्त नियम, पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित। लेकिन फिर ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, वन्य जीव अभयारण्य, इनकी जरूरत क्यों? ये अलग कैसे हैं? हाँ, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का जो मुख्य ध्यान है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो खास तौर पर वन्य जीवों पर होता है। अच्छा, मतलब जानवरों पर ज्यादा फोकस। जी, जानवरों को शिकार से बचाना, उन्हें एक महफूज घर देना, ये इनका पहला मकसद है। तो क्या यहाँ नियम उतने सख्त नहीं होते जितने नेशनल पार्क में? हाँ, थोड़ी ढील होती है। नेशनल पार्क की तरह यहाँ हर तरह की इंसानी गतिविधि पूरी तरह बंद नहीं होती। मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ? कुछ सीमित गतिविधियां अलाउड हो सकती है, जैसे पर्यावरण से जुड़ा कोई रिसर्च वर्क है या फिर कंट्रोल्ड तरीके से टूरिज्म मतलब लोग घूमने जा सकते हैं। हाँ, लेकिन नियंत्रित तरीके से, ताकि लोग वन्य जीवों को देख सकें, उनके बारे में जानें। लेकिन हाँ, शिकार यहाँ भी पूरी तरह गैरकानूनी है, उस पर कोई छूट नहीं। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि यहाँ थोड़ी बहुत गतिविधियां अलाउड क्यों हैं? अगर सुरक्षा ही मकसद है तो पूरी पाबंदी क्यों नहीं?
अच्छा सवाल है। देखिए, इसका एक कारण ये है कि ये अभयारण्य सिर्फ जानवरों को बचाने के लिए ही नहीं है। इनका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना भी है। अच्छा, एजुकेशन और रिसर्च के लिए। बिल्कुल। पर्यावरण शिक्षा, वैज्ञानिक शोध, इन सबको भी बढ़ावा देना मकसद होता है। और जो नियंत्रित पर्यटन है, उससे स्थानीय लोगों को थोड़ा रोजगार भी मिलता है और लोगों का प्रकृति से जुड़ाव बनता है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। समझ गया। इसे एनिमल प्रोटेक्शन जोन जैसा मान सकते हैं फिर। हाँ, कह सकते हैं, जहाँ मुख्य जोर जानवरों पर है। और भारत में इनकी कुछ उदाहरण मशहूर वाले? अरे बहुत है। जैसे राजस्थान में रणथंबोर है, बाघों के लिए बहुत फेमस है। हाँ, रणथंबोर का नाम सुना है। वही राजस्थान में ही केवलादेव है, हम्म। जिसे पहले भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी कहते थे। हाँ हाँ वो तो पक्षियों का स्वर्ग है, खासकर सर्दियों में जो बाहर से पक्षी आते हैं। हाँ, साइबेरियन क्रेन वगैरह। बिल्कुल। फिर केरला में पेरियार है, हाँ। हाथियों के लिए जाना जाता है। ओडिशा में चिल्का झील है, जो खुद एक बहुत बड़ी झील है, वो भी एक अहम पक्षी अभयारण्य है। और इनकी संख्या तो नेशनल पार्क से कहीं ज्यादा है। जी हाँ। आंकड़े बता रहे हैं करीब 573 हैं 2025 तक। जी हाँ, इनकी संख्या काफी ज्यादा है, करीब 573, क्योंकि ये अक्सर किसी खास प्रजाति या कुछ खास प्रजातियों को बचाने पर फोकस करते हैं। और इनका मैनेजमेंट थोड़ा लचीला हो सकता है नेशनल पार्क के मुकाबले। ठीक है, तो एनपी हो गया, डब्ल्यूएस हो गया। अब ये तीसरा प्रकार, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स। जी हाँ। दस्तावेज कह रहे हैं ये तो बहुत बड़े होते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत बड़े इलाके होते हैं। इनका दायरा बहुत वसी होता है। इनमें सिर्फ जंगल, पेड़ पौधे, जानवर ही नहीं, तो फिर क्या? कई बार तो इसमें इंसानी बस्तियां, गांव वगैरह वो भी शामिल होते हैं। गांव भी संरक्षित क्षेत्र में? ये कैसे? हाँ, यही इनकी खास बात है। इनका नजरिया बहुत बड़ा होता है। ये पूरे के पूरे लैंडस्केप को, मतलब प्राकृतिक और वहां की संस्कृति, दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग भी रहेंगे और संरक्षण भी होगा, ये मुमकिन कैसे? इसके लिए इनकी एक खास बनावट होती है। आमतौर पर इसमें 3 हिस्से या जोन होते हैं। जोन? कैसे जोन? सबसे अंदर होता है कोर जोन। ये बिल्कुल नेशनल पार्क जैसा सख्त होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षा, कोई इंसानी गतिविधि नहीं। ठीक है, कोर जोन। फिर उसके बाहर होता है बफर जोन। यहाँ थोड़ी छूट होती है, जैसे रिसर्च का काम हो गया, निगरानी हो गई, एजुकेशन से जुड़े काम, या बहुत कंट्रोल्ड टूरिज्म। ओके, कोर, फिर बफर, और तीसरा और सबसे बाहरी होता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ लोग रहते हैं, उनके गांव होते हैं, वो अपनी खेतीबाड़ी, पशुपालन वगैरह करते हैं। लेकिन फिर संरक्षण कैसे हुआ? शर्त ये होती है कि वो अपनी सारी आर्थिक गतिविधियां स्थायी यानी सस्टेनेबल तरीके से करें। सस्टेनेबल तरीके मतलब ऐसे तरीके जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं? एकदम सही। ऐसे तरीके जो लंबे समय तक चल सकें, पर्यावरण को भी बचाएं और लोगों की जरूरतें भी पूरी करें। ट्रांजिशन जोन में कोशिश यही होती है कि इंसान और प्रकृति में एक तालमेल बने। तो ये मॉडल मानता है कि जो लोकल लोग हैं वो भी संरक्षण में हिस्सेदार बन सकते हैं, बल्कि जरूरी हिस्सेदार हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये संरक्षण का एक ऐसा मॉडल है जो प्रकृति और इंसान को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रकृति बचाने की जगह नहीं है, ये प्रकृति के साथ जीना सीखने की एक लेबोरेटरी की तरह है। इनका लक्ष्य है रिसोर्सेज बचाना, इकोलॉजी और इंसान में संतुलन लाना और रिसर्च एजुकेशन को बढ़ावा देना। ये तो वाकई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। भारत में इसके उदाहरण कौन से हैं? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना था नीलगिरी। ये 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी, हाँ। इसके अलावा तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है, जो समंदर के नीचे की दुनिया, मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए खास है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के वन्य जीवों का घर। और सुंदरबन, वो नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी। लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। नेशनल पार्क 106, सैंक्चुरी 573, और ये सिर्फ 18 के करीब। हाँ, 2025 तक लगभग 18 ही है। ऐसा क्यों? इसका कारण है इनका साइज और मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी। इतने बड़े इलाके को मैनेज करना, जहां इंसान भी रह रहे हो और संतुलन भी बनाना हो, ये आसान नहीं है। चुनौती तो है।
हाँ, इसलिए इन्हें बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन तीनों की सीधी तुलना करते हैं। NP, WS और BR। हाँ, चलिए एक बार फिर से इनके मुख्य अंतर देख लेते हैं ताकि बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है। पहला, फोकस। NP में पेड़ पौधे प्लस जानवर, मतलब पूरा इकोसिस्टम। WS में मेनली जानवर, BR में पूरा इकोसिस्टम और साथ में इंसान और प्रकृति का संतुलन। राइट। दूसरा, नियम। NP सबसे सख्त, कोई गतिविधि नहीं। WS में थोड़ी छूट, सीमित गतिविधि। BR में जोन के हिसाब से, कोर में सख्त, बफर में कम सख्त, ट्रांजिशन में लोग रहते हैं और सस्टेनेबल काम करते हैं। ओके। और साइज? तीसरा, आकार। आमतौर पर BR सबसे बड़े होते हैं, NP और WS उनसे छोटे हो सकते हैं। और चौथा, बनावट। BR में वो 3 जोन वाली व्यवस्था होती है, कोर, बफर, ट्रांजिशन। NP और WS में सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये तीनों अलग अलग लेवल की सुरक्षा और अलग अलग मकसद के लिए हैं, कोई एक दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं है कि कोई एक मॉडल बेस्ट है, तीनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी जरूरत है। ये तीनों मिलकर भारत की जो अद्भुत प्राकृतिक विविधता है उसे बचाने का एक नेटवर्क बनाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब तक जो हमने बात की उसके पॉइंट्स एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। NP, पेड़ प्लस जानवर दोनों की पूरी सुरक्षा, नियम सख्त। WS, मेनली जानवर सुरक्षा, नियम थोड़े कम सख्त, कुछ छूट। ठीक। BR, पूरा इकोसिस्टम प्लस इंसान का संतुलन, जोन सिस्टम सबसे बड़े। जी। पहला NP, जिम कॉर्बेट 1936। पहला BR, नीलगिरी 1986। बिल्कुल। और संख्याएं लगभग 2025 तक। NP करीब 106, WS करीब 573 और BR करीब 18। हाँ, मोटे तौर पे यही है। जानकारी में इनको याद रखने के कुछ मजेदार तरीके भी बताए गए थे, जैसे एक NWB ट्रिक। हाँ, वो याद रखने में शायद मदद करे। N से नैरो, मतलब दायरा सीमित, नियम सख्त, नेशनल पार्क। अच्छा, नैरो का N। W से वाइड, थोड़ा ज्यादा खुला, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहां जानवरों पर फोकस ज्यादा। वाइल्ड का W। और B से बिग, यानी बड़ा, बायोस्फीयर रिजर्व, जो सबसे बड़े और व्यापक होते हैं। NWB, नैरो, वाइड, बिग। ठीक है। और संख्याओं के लिए वो 150 जैसा कुछ था। हाँ, वो बस एक अंदाजा है। 1 मतलब 100 प्लस, यानी 106 NP। 5 मतलब 500 प्लस, यानी 573 WS। और 0 को अगर 8 जैसा सोचें तो 18 BR। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए जुगाड़ है। हाँ, बस थोड़ी आसानी हो जाती है कभी कभी। तो ये थी भारत के संरक्षित क्षेत्रों पर हमारी आज की चर्चा। और ये तो साफ है कि ये इलाके सिर्फ घूमने फिरने या जानवर देखने की जगह नहीं है, ये हमारी धरती के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसा हमारी स्रोत सामग्री में भी इशारा था, ये क्षेत्र भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा बेल्ट जैसे हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े जानवरों को ही नहीं बचाते। हाँ, बाघ, हाथी, गैंडे। हाँ, उनको तो बचाते ही हैं, पर साथ में अनगिनत छोटे जीव, पौधे, कीड़े मकोड़े, जो पूरी बायोडाइवर्सिटी का आधार है, उनको भी पनाह देते हैं। और ये जलवायु को कंट्रोल करने, पानी के सोर्स बचाने, मिट्टी का कटाव रोकने, ऐसे कितने ही जरूरी काम करते हैं। और हाँ, वो बात भी थी कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी अहम टॉपिक है। हाँ, बिल्कुल। इनसे अक्सर सीधे सवाल आते हैं, कौन सा पार्क कहाँ है, किस जानवर के लिए मशहूर है, या फिर NP, WS, BR के बीच के फर्क को लेकर कॉन्सेप्ट वाले सवाल भी बनते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये संरक्षित क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण हैं, हमने समझा, लेकिन आज की जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इनके सामने नई चुनौतियां क्या हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारे स्रोत सीधे तौर पर भविष्य की चुनौतियों पर बहुत विस्तार से तो नहीं जाते, लेकिन इशारा जरूर है। एक बड़ी चुनौती तो यकीनन जलवायु परिवर्तन है। क्लाइमेट चेंज। हाँ, मौसम बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। इन सब का इन नाजुक इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। और को सुरक्षित रख पाएंगे, और संरक्षण और विकास के बीच वो सही संतुलन कैसे मिलेगा, खासकर बायोस्फीयर रिजर्व्स में, जहां लोग भी रहते हैं। ये संतुलन वाली बात तो बहुत मुश्किल लगती है।
मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। सोचने का एक अहम बिंदु है ये कि हम अपनी इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं। चलिए आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अक्सर हमारी शहरी जिंदगी की भागदौड़ में पीछे छूट जाता है, पर जिसकी गूंज हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी हुई है। भारत के जंगल और वन्य जीव, ये सिर्फ दूर दराज के इलाके नहीं बल्कि हमारे जीवन चक्र का एक अटूट हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, अक्सर हम इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा विषय यही है, भारत में जंगलों और वन्य जीवों की स्थिति। हम समझेंगे कि हमारे लिए क्यों इतने मायने रखते हैं, इन पर कौन से खतरे मंडरा रहे हैं और हाँ, इन्हें बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जिनका सार है वन और वन्य जीव, महत्व, खतरे और संरक्षण। अच्छा। हमारा मकसद है इन दस्तावेजों से निकले जरूरी विचारों और तथ्यों को सामने लाना, ताकि जंगल और वन्य जीवों की इस थोड़ी जटिल तस्वीर को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये सवाल कि आखिर जंगल और वन्य जीव इतने अहम क्यों हैं? इन दस्तावेजों में कई वजह गिनाई गई हैं। एक मुख्य बिंदु है जलवायु का संतुलन। हाँ। जंगल मतलब हवा और बारिश के पैटर्न को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ लोकल मौसम की बात नहीं है। अगर बड़े स्केल पर देखें तो जंगल कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले विशाल सिंक की तरह काम करते हैं। अच्छा। मतलब वे हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित रखने और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। एक तरह से पृथ्वी का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये। वाओ। दूसरा अहम पहलू बताया गया है मिट्टी का कटाव रोकना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। बिल्कुल। जिससे तेज बारिश या हवा उसे उड़ा या बहा नहीं पाती। बिल्कुल। पहाड़ों और नदी किनारों के लिए तो ये और भी जरूरी है ना। बिल्कुल। और मिट्टी का ये जो बचाव है, ये सीधा हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो खेती की प्रोडक्टिविटी घटती है, और साथ ही नदियों में जब सिल्ट या गाद जमा होती है तो उनकी पानी रखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। ओह। तो पेड़ों की जड़ें सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारे भोजन और सुरक्षा दोनों को थामे रखती हैं। और हाँ, जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत ऑक्सीजन। पेड़ फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसे ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं। नहीं, ये तो सीधा सा विज्ञान है। हाँ, पर इसकी अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल नहीं। और देखिए, शहरीकरण के दौर में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। जहां कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं, वहां पेड़ों की कमी का सीधा असर हवा की क्वालिटी और हमारी सेहत पर पड़ता है। सही बात है। इन दस्तावेजों में जंगलों से मिलने वाले अनगिनत संसाधनों का भी जिक्र है, जैसे इमारती लकड़ी, कागज के लिए पल्प, रबर, गोंद। हाँ, कई तरह की जड़ी बूटियां और दवाइयां, फल, फूल, शहद, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है। और ये सिर्फ इंडस्ट्री के कच्चे माल की बात नहीं है। करोड़ों लोग, खासकर आदिवासी और जो स्थानीय समुदाय हैं, वो अपनी रोज की जरूरतों और रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर इन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। उनके लिए जंगल महज संसाधन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली का आधार है। उनका जो ज्ञान है, पारंपरिक औषधियों से लेकर टिकाऊ तरीकों तक, वो बहुत गहरा है। अंत में वन्य जीवों का महत्व बताया गया है कि वन्य जीव इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में एक सेंट्रल रोल निभाते हैं। वे फूड चेन का हिस्सा हैं। हाँ। कुछ कीटों या पौधों की आबादी को कंट्रोल करते हैं। असल में यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे बिंदु क्लाइमेट, मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन, रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, ये सब एक जटिल और क्या कहते हैं नाजुक जाल की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। किसी एक कड़ी के कमजोर होने का असर पूरे सिस्टम पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए पेड़ कटते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन कम नहीं होती या लकड़ी नहीं मिलती। हाँ। उससे मिट्टी बहती है, लोकल मौसम बदलता है, पानी का साइकिल प्रभावित होता है और वन्य जीव अपना घर खो देते हैं। इसी तरह अगर किसी बड़े शिकारी जानवर की आबादी कम होती है तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ सकती है, जिसका असर पेड़ पौधों पर पड़ेगा और ये फिर मिट्टी और पानी को प्रभावित करेगा।
ये पूरा इकोसिस्टम एक बेहद संवेदनशील संतुलन पर टिका है। ये जुड़ाव समझना वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो चिंता बढ़ाता है। इन दस्तावेजों का एक बड़ा हिस्सा उन खतरों पर भी रोशनी डालता है जिनका सामना ये जंगल और वन्यजीव कर रहे हैं। हाँ, और चिंता की बात यह है कि ज्यादातर खतरे इंसानी गतिविधियों से ही जुड़े हैं। सबसे पहले जिक्र आता है वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन का। वनों की कटाई मतलब पेड़ों का बड़े पैमाने पर काटा जाना। ये कई शक्लों में होती है, कभी लकड़ी के कारोबार के लिए, कभी खेती या बगानों के लिए जमीन साफ करने के वास्ते, और कभी बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क, बांध या माइनिंग के लिए। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है, हमारे कीमती जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा है खेती का विस्तार और बढ़ता शहरीकरण। आबादी बढ़ रही है तो भोजन और घर की मांग भी बढ़ रही है, और अक्सर इसकी कीमत जंगलों को चुकानी पड़ती है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं विकास का विरोधाभास है। हमें तरक्की चाहिए, लेकिन अगर ये तरक्की प्लान्ड और कंट्रोल्ड न हो तो ये उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर देती है जिन पर हमारी लॉन्ग टर्म खुशहाली टिकी है। सही। शहरीकरण और कृषि विस्तार न सिर्फ जंगल काटते हैं, बल्कि वे वन्य जीवों के आने जाने के जो नेचुरल रास्ते होते हैं, जिन्हें कॉरिडोर कहते हैं, हाँ, सुना है इसके बारे में। उन्हें भी तोड़ देते हैं। इससे जानवरों की आबादी अलग थलग पड़ जाती है, आइसोलेट हो जाती है। दस्तावेज एक और गंभीर खतरे की ओर इशारा करते हैं, अवैध शिकार या पोचिंग। बाघ, हाथी, गैंडे जैसे जानवरों का शिकार, उनकी खाल, दांत, सींग के लिए ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और अवैध शिकार सिर्फ कुछ प्रजातियों के अस्तित्व का संकट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसके तार इंटरनेशनल मार्केट तक फैले हैं। ओह, ये ना केवल हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। और हाँ, इन जानवरों का मारा जाना इकोसिस्टम के संतुलन को भी बिगाड़ता है। पिछले कुछ दशकों में क्लाइमेट चेंज भी एक बड़े खतरे के तौर पर उभरा है। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश, मौसम का अजीब बर्ताव, ये सब जंगलों और वन्य जीवों पर भारी पड़ रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज के कई सीधे और इनडायरेक्ट प्रभाव हैं। इससे जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ पेड़ पौधों की प्रजातियां नए मौसम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, पानी के स्रोत सूख सकते हैं। और जानवरों पर? वन्य जीवों के ब्रीडिंग साइकिल, उनके माइग्रेशन पैटर्न और भोजन की उपलब्धता भी प्रभावित होती है। ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस का कारण बनता है। और आखिर में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जिक्र है। फैक्ट्रियों का धुआं, केमिकल वेस्ट, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये सब हवा, पानी और मिट्टी में जहर घोल रहे हैं, जिसका असर पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक सब पर पड़ता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये खतरे अलग थलग नहीं है। जैसा आपने पहले कहा था, ये अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर समस्या को और गंभीर बनाते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के कारण सूखा पड़ता है तो जंगल आग के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब अगर उसी इलाके में वनों की कटाई से वन्य जीवों का घर पहले ही सिकुड़ चुका है तो आग लगने पर उनके बचने की संभावना और कम हो जाती है। ओह, ये तो बहुत बुरा है। इसी तरह जब जंगल कटते हैं तो जानवर भोजन और पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों के पास आने को मजबूर होते हैं। इससे इंसान वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है और वे अवैध शिकारियों के निशाने पर भी आसानी से आ जाते हैं। तो ये एक दुष्चक्र है। ये सब सुनकर वाकई चिंता होती है। लेकिन क्या स्थिति पूरी तरह निराशाजनक है या कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं? इन दस्तावेजों में संरक्षण के प्रयासों का भी जिक्र है, और वो भी काफी विस्तार से। हाँ, ये अच्छी बात है। बताया गया है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वन नीतियां लागू की गई हैं। इनका मकसद कटाई को कंट्रोल करना और नए पेड़ लगाना यानी अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है। हाँ, ये नीतियां एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तो देती हैं, लेकिन असली चुनौती इनके असरदार इम्प्लीमेंटेशन में है। मतलब सिर्फ नीतियां बना देना काफी नहीं, जमीनी स्तर पर उनका पालन हो, ये पक्का करना और स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलना भी उतना ही जरूरी है। सही। दस्तावेज कुछ खास संरक्षण परियोजनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। ये तो भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी और चर्चित पहल रही है। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था, वो सिर्फ बाघों को बचाने का अभियान नहीं था। ये एक तरह से पूरे इकोसिस्टम को बचाने का प्रयास था, क्योंकि बाघ फूड चेन में टॉप पर है। अच्छा। तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके शिकार यानी हिरण, सांबर वगैरह और उसके घर यानी जंगल, दोनों को बचाना जरूरी था। इसकी शुरुआती सफलता के बाद अब फोकस लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन पर है।
लैंडस्केप लेवल। हाँ, मतलब सिर्फ टाइगर रिजर्व ही नहीं बल्कि आसपास के जंगलों और उन गलियारों को भी सुरक्षित करना जिनसे जानवर आते जाते हैं। अच्छा। इसी तर्ज पर प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी जिक्र है, जिसका मकसद हाथियों की आबादी, उनके रहने की जगह और उनके आने जाने के गलियारों को सुरक्षित करना है। हाथियों को घूमने फिरने के लिए बहुत बड़े इलाके की जरूरत होती है। उनके जो पारंपरिक रास्ते हैं वो अक्सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या बसावट के कारण टूट जाते हैं। हाँ, ये तो सुनाया। इससे इंसान हाथी संघर्ष बढ़ता है। तो इन गलियारों की पहचान करना और उन्हें सेफ रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के सामने एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब जमीन पर दबाव लगातार बढ़ रहा हो। एक और महत्वपूर्ण कदम है बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना। इनका दायरा तो और भी बड़ा लगता है। ये किसी एक प्रजाति पर नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर फोकस करते हैं। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व का मॉडल काफी दिलचस्प है। इसमें आमतौर पर 3 जोन होते हैं। एक कोर एरिया जहां प्रकृति को बिना छेड़छाड़ के रखा जाता है, एक बफर जोन जहां रिसर्च और इको फ्रेंडली एक्टिविटीज होती हैं, और एक ट्रांजिशन जोन जहां स्थानीय समुदाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों के साथ रहते और काम करते हैं। यह संरक्षण और विकास के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। कानूनी मोर्चे पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जिक्र है। ये शिकार और वन्य जीव उत्पादों के व्यापार पर सख्त रोक लगाता है और सजा का प्रावधान भी करता है। बिल्कुल, ये एक्ट भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की कानूनी रीढ़ है। इसने कई लुप्तप्राय प्रजातियों को हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा दी है और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नेटवर्क की स्थापना का रास्ता खोला। समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए हैं ताकि नई चुनौतियों से निपटा जा सके। और एक अप्रोच जो हाल के दशकों में उभरी है वो है संयुक्त वन प्रबंधन, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM। इसमें स्थानीय समुदायों को वन विभाग के साथ मिलकर जंगलों के मैनेजमेंट और संरक्षण में भागीदार बनाया जाता है। JFM इस सोच पर आधारित है कि जो लोग जंगलों के सबसे करीब रहते हैं और जिनकी रोजी रोटी उन पर निर्भर है, वे उनके सबसे अच्छे रखवाले हो सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए और संरक्षण से होने वाले फायदे जैसे वनोपज उसमें हिस्सेदारी मिले। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी अप्रोच है संरक्षण के प्रति। लेकिन इसमें भी चुनौतियां होंगी। हाँ बिल्कुल, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी चुनौतियां हैं, जैसे कि समुदायों के अधिकार कितने वास्तविक हैं और फायदे का बंटवारा कितना फेयर है, ये सवाल उठते हैं। तो कुल मिलाकर संरक्षण के कई लेवल पर काम हो रहा है। कानून, खास प्रोजेक्ट्स, इकोसिस्टम अप्रोच और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऐसा लगता है कि कोई एक जादुई छड़ी नहीं बल्कि एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समस्या खुद मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए समाधान भी वैसा ही होना चाहिए। कानूनी सख्ती, साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग, जमीनी स्तर पर मैनेजमेंट, कम्युनिटी को ताकत देना और सबसे बढ़कर लोगों में जागरूकता, इन सबको मिलकर ही असरदार संरक्षण हो सकता है। अब इन दस्तावेजों में कुछ खास तथ्य और आंकड़े भी दिए गए हैं जो मौजूदा स्थिति को समझने में मदद करते हैं। जैसे बताया गया है कि भारत का कुल वन और वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट इन ट्री कवर देश के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 24.62% है। ये आंकड़ा लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। हाँ, और जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, उसका लक्ष्य देश के कम से कम 1/3 यानी 33% ज्योग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर लाना है। अच्छा, 33% लक्ष्य है। हाँ, तो मौजूदा 24-25% और लक्ष्य 33% के बीच का ये जो गैप है, ये दिखाता है कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नेशनल चैलेंज है जो हमारे पर्यावरण, पानी की सुरक्षा और क्लाइमेट लक्ष्यों से सीधे जुड़ा है। ये भी बताया गया है कि एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और दिलचस्प बात यह है कि 2022 की बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश की सफलता के पीछे वहां के विशाल और काफी हद तक जुड़े हुए जंगल, मजबूत मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और बाघ संरक्षण के प्रति कमिटमेंट का बड़ा हाथ है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा जैसे टाइगर रिजर्व न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। मैंग्रोव वनों की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबन में है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला है। भारत का सुंदरबन नेशनल पार्क तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सुंदरबन वाकई अद्भुत है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का एक यूनिक घर होने के साथ साथ एक नेचुरल शील्ड भी है जो कोस्टलाइन को समुद्री तूफानों और कटाव से बचाता है। अच्छा। और हाँ, मैंग्रोव इकोसिस्टम कार्बन सोखने में भी बहुत कुशल होते हैं, तो उनका संरक्षण डबल फायदा देता है। और एक ऐतिहासिक तथ्य,
भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में है ये। जिम कॉर्बेट पार्क भारत में कंजर्वेशन मूवमेंट का एक सिंबल है। इसकी स्थापना ने ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की नींव रखी। ये सारे फैक्ट्स और आंकड़े हमें न केवल आज की स्थिति का अंदाजा देते हैं, बल्कि संरक्षण के प्रयासों के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझने में मदद करते हैं। चलते चलते इन दस्तावेजों में याद रखने की एक तकनीक, एक मेमोनिक का भी जिक्र है, EDTMMWNITC। थोड़ा अजीब लग सकता है, पर शायद मददगार हो। हाँ, ये क्या है? इसे ऐसे समझा जा सकता है। ई से एवरग्रीन यानी सदाबहार वन, डी से डेसिजुअस पतझड़ी वन, टी से थॉर्न कांटेदार वन, एम से मॉन्टेन पर्वतीय वन और एक और एम से मैंग्रोव वन। अच्छा, ये तो हो गए वन के प्रकार। हाँ, ये भारत के प्रमुख वन प्रकार हो गए। फिर डब्ल्यू से वाइल्ड लाइफ वन्यजीव, एन से नेशनल पार्क्स राष्ट्रीय उद्यान, आई से इम्पोर्टेंस महत्व, टी से थ्रेट्स खतरे और सी से कंजर्वेशन संरक्षण। अच्छा, हाँ, इस तरह की जो मेमोनिक टेक्निक्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को याद रखने में हेल्प कर सकती हैं, खासकर जब बहुत सारे क्लासिफिकेशन और पॉइंट्स हों, जैसा कि इस विषय में है। ये जानकारी को एक स्ट्रक्चर में पिरोने में मदद करती है ताकि मेन बातें दिमाग में रह जाएं। ये रटने का सब्स्टिट्यूट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज करने का एक जरिया है। तो आज हमने इन दस्तावेजों के आईने में भारत के जंगलों और वन्य जीवों की दुनिया की एक झलक देखी। बिल्कुल। हमने उनके महत्व की गहराई को समझा, कैसे वे जलवायु से लेकर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। हाँ। हमने उन गंभीर खतरों को पहचाना जिनका वे सामना कर रहे हैं, और उन संरक्षण प्रयासों पर भी गौर किया जो उम्मीद जगाते हैं। कानूनी उपायों से लेकर सामुदायिक भागीदारी तक कुछ अहम आंकड़े भी हमारे सामने आए। निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई वो है इन सभी पहलुओं का आपसी जुड़ाव। महत्व को समझना हमें संरक्षण के लिए प्रेरित करता है, खतरों को जानना हमें सही दिशा में कदम उठाने में मदद करता है। और संरक्षण के प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस पूरे इकोसिस्टम को कितनी होलिस्टिकली, मतलब समग्रता से देखते हैं। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि भारत अपने 33% वन आवरण के लक्ष्य से अभी भी काफी दूर है। लगभग 8-9% का फासला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हमारी पर्यावरणीय सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों से जुड़ा एक गंभीर सवाल है। हाँ, बिल्कुल। तो विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या संयुक्त वन प्रबंधन JFM जैसे जो सहभागी मॉडल हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों को सशक्त भागीदार बनाया जाता है, क्या वो इस अंतर को पाटने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? और अगर हाँ, तो इन मॉडलों को जमीनी स्तर पर और ज्यादा